नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम जनवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम जनवाणी के माध्यम से हम जनता से जुड़े मुद्दे और जनता की आवाज़ को आपके बीच लेकर आते हैं। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जी हाँ, हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश अभी एक प्राकृतिक आपदा के दौर से गुजर रहा है। तो इस प्राकृतिक आपदा के दौर में किस प्रकार से नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और किस प्रकार अग्निशमन विभाग और अन्य विभाग किस प्रकार से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं नागरिकों को सुरक्षित रखने पर, इस विषय पर आज हम जानकारी लेंगे। और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए वी फील सो लकी कि आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं IPS 1994 बैच श्री राकेश अग्रवाल जी, जो करंटली ADG हैं होमगार्ड सिविल डिफेंस एंड अग्निशमन सेवा में। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आज हम बातचीत कर रहे हैं प्राकृतिक आपदा के बारे में। और जैसा कि सर आप देख ही रहे हैं कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश, लोग देवभूमि भी इसको कहते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश है। बहुत सारे लोग हिमाचल घूमने आते हैं। कई लोगों का सपना होता है कि एक बार तो हम शिमला या कुल्लू मनाली की वादियों में जाएंगे। और कहीं ना कहीं अभी हमारा जो प्रदेश है वो एक टर्मोइल से गुजर रहा है, एक प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। तो सर, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मतलब बहुत ही दिल को दुखता है कि ऐसा अभी सिचुएशन बन चुकी है हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो प्राकृतिक आपदा है ये बाकी आपदाओं से किस प्रकार से अलग है? क्योंकि आप लोग तो तैयारी करते ही रहते हैं डिज़ास्टर से निपटने के लिए, पर ये प्राकृतिक आपदा किस प्रकार से अलग है? देखिए, आपदा शब्द से करीब करीब सभी वाकिफ़ है। आपदा का मतलब है कि जिसमें लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है जी, जिसको हम प्राकृतिक आपदा या मैनमेड भी हो सकती है। आपदा इस तरह की जो बड़े स्केल की आपदा, उसका एक ही पैमाना है कि ऐसी आपदा जो कि लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो उनकी क्षमता से बाहर है उससे डील करना जी। तो इसका मतलब उसमें और बाहरी मदद चाहिए उससे उबरने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रेस्क्यू के लिए, रिलीफ के लिए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस आपदा से कम्युनिटी अपने आप ना निपटने की स्थिति में हो, उसको हम प्राकृतिक आपदा बोल सकते हैं जी। और ऐसी आपदा से निपटने के लिए जो विभिन्न विभाग, क्योंकि कम्युनिटीज़ की अपनी क्षमता के वो बाहर है, विभिन्न विभाग, सरकार और ये सरकारी संस्थाएं जो हैं, NGOs, ये सब मिलके उस आपदा से निकलने का प्रयत्न करती हैं। जी सर, जब हम हिमाचल की बात करते हैं, हम हिमालयाज़ की बात करते हैं, खासकर वेस्टर्न हिमालयाज़ की हम बात करें, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं हिमालयाज़ की, और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें कि कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा प्रोन है प्राकृतिक आपदा के लिए, कि अगर कोई इस प्रकार का कोई डिज़ास्टर होगा तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हिमाचल में या फिर पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होगा। तो क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? नहीं, मैं इस तर्क से कोई रीज़न नहीं है कि मैं इससे सहमत ना हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपदा का मतलब ये है कि ये हमारी अपनी क्षमता, अपनी मतलब जो लोकल कम्युनिटीज़ की क्षमता से बाहर है जी। तो अब हिमाचल की जो भौगोलिक स्थिति है, इसमें जो भूस्खलन है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल है, जिसकी वजह से जितना पानी आता है तो उससे जो नुकसान होने का जो खतरा है, जो सड़कों को, घरों को, जान माल को, तो वो एक वल्नरेबल फैक्टर है और इसमें कोई असहमत होने का कोई वो है नहीं जी। और इसीलिए जो हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से निपटने के जो जनरली जो प्रिपेयर्डनेस है जी। वो मैं कह सकता हूँ कि वो एक अच्छे स्तर की है कंपेयर टू ऐसे स्टेट्स जहाँ पे जो इतने वल्नरेबल नहीं है जी। और सर, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे महकमे हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं तैयारी करके रखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ऐसी प्राकृतिक आपदा है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। आप ADG हैं होमगार्ड और सिविल डिफेंस और साथ ही साथ अग्निशमन के भी। तो सर, ये जो प्राकृतिक आपदा आई है, इससे किस प्रकार से नुकसान हुआ है? अगर मैं बात करूँ पूरे हिमाचल की, जैसे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ कुल्लू की हम बात करें या मंडी की बात करें, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा वो हुआ है, पर कहीं ना कहीं अगर हम लोगों का फीडबैक लें तो ये कहते हैं कि इक्वली पूरे हिमाचल में हर ज़िले में कहीं ना कहीं इस आपदा ने जो कहर है, जो तबाही है, वो मचाई है। देखिए, इस आपदा से अगर मूल रूप से देखा जाए तो 2-3 तरह के अलग अलग तरह के डैमेजेस हुए। ठीक है, सबसे एक डैमेज जो टूरिस्ट को ज़्यादा हुआ वो ये था कि टूरिस्ट कुछ ऐसी जगह पे फंस गए जहाँ से उनके लिए बाहर निकलना बहुत आसानी से संभव नहीं था जी। क्योंकि वो जिन रास्तों से, जिन रोड से उनको वापस आना था, वो रोड्स भूस्खलन के कारण
या पानी में बह जाने के कारण वो टूट गई या पुल कुछ टूट गए, जी। तो वहाँ वो उस आपदा का मतलब सिर्फ इसका एक सीमित इसका ये था कि उन पर्यटकों को वहाँ से निकाला जाए। तो जो कि आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जी। वो काम बहुत ही बखूबी से हुआ और बहुत सारे पर्यटकों को एयरलिफ्ट वगैरह करके उनको वहाँ से बाहर निकाला गया। जी। दूसरा जो इसका एंगल है वो ये है कि भूस्खलन के कारण रोड्स वगैरह को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ और जिसको अभी रिस्टोरेशन करने में अभी काम चल रहा है और जो निकट भविष्य में पूरा हो जाएगा। तीसरा जो इसका जो स्थानीय निवासियों को जिसको पर्सनल रूप में जिसमें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा जी। वो ये है कि जो रिवर के और नालों के जो कैचमेंट एरियाज हैं, तो नालों ने अपना रास्ता बदल लिया, नालों का आकार बढ़ गया, तो उससे जो कैचमेंट एरियाज में जो रिहाइशें हैं तो वो उसके चपेट में आ गई और बहुत सारे घरों को नुकसान हुआ और इसमें कुछ जान माल को भी नुकसान हुआ जी। और तो ये इसके 3 एंगल्स हैं और पहला जो पर्यटकों को बाहर निकालना था वो काम पूरा हो चुका है। दूसरा जो सड़कों का दोबारा उनका रेस्टोरेशन है वो काम चल रहा है। तीसरा काम जो घरों उसमें कुछ आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री ऑलरेडी उसमें अनाउंस कर चुके हैं जी। बट जो इसमें जो साइकोलॉजिकल एंगल है, जो ट्रॉमा है, उससे उबरने में अभी कुछ समय लगेगा। लेकिन सरकार विभाग सब अपना काम बखूबी इसमें जितना अपना उनका है उतना कर रहे हैं। जी सर, हमने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस भी देखी कि जहाँ पे लोगों को जब एक पुल ही बह जाता है तो कहीं ना कहीं जो लोग एक जगह फंस गए थे उनको कहीं ना कहीं रेस्क्यू किया गया और कई बार कई लोगों को ढूंढा भी गया, क्योंकि बहुत सारा ऐसे भी हमने घटनाएं देखी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जब ये एक नेचुरल कैलामिटी, ये प्राकृतिक आपदा आई, तो बहुत सारे लोगों के घर गिर गए, बहुत सारे ऐसे पहाड़ ही उतर आए जिस वजह से कहीं ना कहीं लोग उसके अंदर दब भी गए। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हम देख रहे थे कि लोगों को उनको ढूंढा जा रहा है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, कई बार उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तो इस सब की तैयारी आप लोग किस प्रकार से कर रहे थे और कितना मुश्किल था ये सब चीज़ें करना? देखिए, ऐसा है कि आपने सबसे पहले पूछा था कि क्या हिमाचल बाकी स्टेट्स के या से ज़्यादा वल्नरेबल है। तो पूरे भारतवर्ष में एक पूरा ढांचा है जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के नाम से है जी। उसके नीचे फिर स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज आती हैं, उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज आती हैं जी। तो अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार जिस प्राकृतिक आपदा के बारे में अंदेशा है उसके बारे में ये सभी डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज और स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज ये अपना एक लगातार इसके बारे में वो सतर्क रहती हैं, उसके बारे में वो इनपुट्स लेती हैं, उसके बारे में वो अपनी तैयारी करती हैं। जैसे कि हिमाचल की जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज और स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज हैं, उनको पता है कि ये बाढ़ और ये पानी से होने वाली क्षति एक रियलिस्टिक अंदेशा है जिसकी वजह से नुकसान संभावित है और कुछ ना कुछ नुकसान हर साल होता भी है जी। ये इस बार बहुत ज़्यादा हुआ, ये एक अलग बात है। तो इस तरह इस को ध्यान में रखते हुए कि बाढ़ का अंदेशा एक रियलिस्टिक अंदेशा है जी। इसके लिए वो तैयारी जो एजेंसीज हैं वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से वार्निंग सिस्टम्स का उपयोग करती हैं जी। कि कब बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, उसके एरिया तो कौन से एरियाज में ज़्यादा प्रभाव हो सकता है, उसमें कोई एडवांस डिपेंडिंग ऑन कि कितना टाइम अवेलेबल है, उसमें इवैक्यूएशंस के लिए प्लान करती हैं। और आप इस बात को से सहमत होंगे कि हर प्रकार की प्राकृतिक आपदा से जूझने के लिए अलग तरह के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे एरियाज़ में ये वाला जो प्राकृतिक आपदा है ये इसका अंदेशा ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसी तरह के आपदा से निपटने के लिए जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो भी हम खरीद के रखते हैं सारे विभाग, चाहे वो बोट्स हो, चाहे वो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हो, इस तरह के इक्विपमेंट, भूस्खलन से निपटने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, तो वो सारी तैयारी समय समय पर चलती रहती है जी। वो तैयारी इतनी बड़ी आपदा के लिए
पर्याप्त है या नहीं, इसके बारे में दो राय हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन ये तैयारी हर समय चलती रहे। बिल्कुल। और सर किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और मुझे ये लगता है कि जब रेड अलर्ट जारी किया गया था तो कहीं ना कहीं सब लोग तैयार थे कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बट जब वो बारिश ख़त्म हुई और जब हमने उसका एक भयंकर रूप देखा, जब हमने देखा कि नदियों ने अपना रास्ता बदला, किस प्रकार से बहुत सारे पुल बह गए, बहुत सारी सड़कें तबाह हो गई, बहुत सारे ऐसे जान माल का नुकसान हुआ, बहुत सारे पशु भी बाढ़ में बह गए, तो ये चीज़ें काफ़ी दिल को डराने वाली भी थी। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए आपने कैसे तैयारी की? क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं डिज़ास्टर की तो कहीं ना कहीं हम तैयारी रखते हैं, बट इस लेवल के डिज़ास्टर के लिए तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। तो कितने विभाग के कितने लोग दिन रात इसमें कार्यरत हैं अभी भी? देखिए, डिज़ास्टर होने से पहले जो प्रिपेयर्डनेस है वो एक सामान्य स्तर की जो एनुअल जिस तरह के ट्रेंड्स हैं उस हिसाब से तैयारी होती है जी। उसके बाद जब कोई ऐसा मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कोई वार्निंग आती है कि बारिश कुछ बहुत ज़्यादा होगी जी, तो उस समय से लेके विभाग जो है अपना ज़्यादातर और कार्य मतलब पूरे के पूरा इससे निपटने की तैयारी करते हैं। और जितने भी संसाधन जो उनके पास हैं वो सारे के सारे इसी आपदा से निपटने के लिए लगाते हैं जी। और ये कार्य तब तक जारी रहता है जब तक कि आपदा से हम पूरी तरह से बाहर ना आ जाएं जी। तो आपने अभी देखा होगा कि क्योंकि संसाधनों की ज़रूरत है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही कल शायद एक आदेश किया है जी कि जो पुलिस के सेरेमोनियल फंक्शंस हैं वो बंद कर दिए जाएंगे सितंबर तक, सिर्फ 15 अगस्त को छोड़कर जी, ताकि जो भी ये सेरेमोनियल फंक्शंस में जो संसाधन लगे हैं वो सब भी आपदा से निपटने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब आपदा आने का अंदेशे से लेकर आपदा से उभरने तक सारे संसाधन, चाहे वो मानव संसाधन हो, चाहे वो यंत्र हो, चाहे वो उपकरण हो, जो पैसा हो, वो सारे का सारा इसी कार्य के लिए पूरी तरह से लगाया जाए जी। राकेश जी, जब कठिनाइयों की हम बात करते हैं, हम ये देख रहे थे कि काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना आप लोगों के विभाग को भी करना पड़ा होगा, क्योंकि इतनी बड़े डिज़ास्टर के लिए तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति भी तैयार नहीं हो सकता। और हम ये देख रहे हैं कि जब आप लोग रेस्क्यू मिशंस भी कर रहे थे, आप लोगों को बचा भी रहे थे, आप लोगों को ढूंढ भी रहे थे, तो बारिश अभी भी रुक नहीं रही है, अभी भी धीरे धीरे बारिश हो रही है। अभी भी 4 दिन के लिए येलो अलर्ट IMD के द्वारा दिया गया है और अभी तो मानसून जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि आगे निकट भविष्य में क्या आपको कोई नई स्ट्रैटेजीज़ अपनानी पड़ेंगी? क्योंकि बरसात अगर कम नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये जो प्राकृतिक आपदा ये एक बहुत ज़्यादा भयंकर रूप भी ले सकती है। आपने पहला सवाल किया कि क्योंकि मतलब कार्य कर जब भी कोई सरकारी संस्था, चाहे वो होमगार्ड हो, फायर सर्विसेज हो, चाहे वो पुलिस हो, वो डिफ़िकल्ट समय में डिफ़िकल्ट स्थितियों में काम करती है। तो इसके बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक पुलिसमैन और होमगार्ड और फायर सर्विसेज इस काम के लिए ट्रेंड हैं जी। इस काम के लिए उनको ये उनका एक बेसिक ड्यूटी है जी। तो इसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं और ऐसी आपदा में हम तो इसके लिए तैयार हैं, हम इसके लिए ट्रेंड भी हैं। लेकिन हमने देखा है कि और भी जो विभाग हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, PWD हो, और भी जो वॉलंटियर्स हैं, नागरिक हैं, वो भी मिलकर हाथ बटाते हैं इस आपदा में हमारे विभागों का जी। और इसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं। और इसके बारे में तो जब जो भी कुछ जिसकी जितनी भी ज़रूरत होगी उसके लिए किया जाएगा जी। जहाँ तक प्राकृतिक आपदा अगर ये इतना ही कंटिन्यू रहती है या बढ़ती है, इसके बारे में अभी सिर्फ यही कहा जा सकता है कि कुछ लर्निंग्स अलोंग द वे होती हैं। बिल्कुल। कुछ हमने इस आपदा से सीखा है कि क्या चीज़ें और बेहतर हो सकती किया जा सकता है, उनको बेहतर करने का तरीका है जी। तो उसका हमें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इसको कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता है। ये प्राकृतिक है, ये मैन मेड नहीं है। मैन मेड होती तो इसको शायद कंट्रोल किया जा सकता था। बिल्कुल। प्राकृतिक है तो प्रकृति जो भी कुछ करेगी उससे हम निपटेंगे, इसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल। और राकेश जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रकृति भी कहीं ना कहीं हम लोगों को एक संदेश दे रही है। और जब हम वेदर फिनोमिना की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारे ऐसे वेदर फिनोमिना है जो इस साल काफ़ी
ट्रेंड अलग उनका देख रहे हैं, बहुत चेंज हो रहे हैं। हमने देखा कि इस बार बर्फ़बारी वैसी नहीं हुई और मार्च के बाद से बरसात स्टार्ट हो गई, और जब मानसून स्टार्ट हुआ तो बहुत ही प्रबल रूप में मानसून हम लोगों के सामने आया, और जिससे बहुत ज़्यादा तबाही भी हुई। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रेस्क्यू मिशंस किए जा रहे हैं, लोगों को अभी भी तलाशा जा रहा है, लोगों को सही ठिकानों पे पहुंचाया जा रहा है, तो क्या कोई टोल फ्री नंबर्स या कोई इस प्रकार से भी है, अगर कोई व्यक्ति अभी आपको देख भी रहा होगा टीवी के माध्यम से, अगर उसकी कोई इस प्रकार से वो किसी आपदा में अभी भी फंसा है, तो कैसे वो कहाँ पे संपर्क करे, जो उसका निकटतम, अगर मैं जानना चाहूँ कोई ऐसा विभाग है जिससे वो संपर्क कर सके? देखिए, बहुत ज़्यादा मैं नागरिकों के दिमाग पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहूँगा जी। एक 112 एक कॉमन नंबर है जो किसी भी तरह की एसेंशियल सर्विस, किसी भी तरह की आपदा के लिए, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, चाहे वो होमगार्ड से संबंधित हो, चाहे वो अग्निशमन से संबंधित हो, तो उसको 10 तरह के नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो 112 पे डायल कर सकता है। और 112 एक 24 घंटे, और जिसको 24/7 बोलते हैं जी। वो एक कंट्रोल रूम काम करता है, और वो जिस भी विभाग से संबंधित होगा, वो कंप्यूटराइज्ड डिस्पैच सिस्टम है, वो इमीडिएटली कुछ ही सेकंड्स में संबंधित विभाग को वो खबर दे दी जाएगी और उसमें एक्शन शुरू हो जाएगा। जी। फिर भी अगर 101 नंबर जो है वो फायर सर्विसेज के लिए है, फायर सर्विस, और अदरवाइज आप अगर कोई फिजिकली कोई भी आप किसी भी अग्निशमन उसमें जा सकते हैं सेंटर में, जी। वहाँ पे भी अपनी शिकायत लॉन्च कर सकते हैं। जी सर, आप एडीजे अग्निशमन सर्विसेज के, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो अग्निशमन की जब हम बात करते हैं, हम फायर सर्विसेज की बात करते हैं, हम अक्सर ये देखते हैं कि फायर ब्रिगेड जो आग है, जंगलों की आग है, उसको बुझाने में काफ़ी तत्पर रहती है। तो जब ये प्राकृतिक आपदा आई तो अग्निशमन विभाग किस प्रकार से कार्य कर रहा था इसमें? देखिए, कई देशों में जो अग्निशमन, जो फायर सेंटर है, जो हमारा फायर स्टेशन है जी, वो कई देशों में आपदा प्रबंधन सेंटर के रूप में कार्य करता है। हिमाचल प्रदेश का जो फायर सर्विसेज सेफ्टी एक्ट है, उसमें भी ये बिल्कुल एक सेक्शन में लिखा हुआ है कि सारे फायर सर्विसेज के जो पर्सनल हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू और रिलीफ में ट्रेंड होंगे जी। और उनको उस कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो उनकी ट्रेनिंग के, या उनके इक्विपमेंट अगर रेस्क्यू के लिए ज़रूरत है तो उसके लिए। तो इसलिए जो हमारे हिमाचल प्रदेश फायर सर्विसेज के लोग हैं वो सारे रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क में ट्रेंड हैं। एक्ट के द्वारा ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो उसके लिए वो उसमें उनको बुलाया जा सकता है। और जो एक तीसरी बात हिमाचल के संबंध में ये भी है कि हिमाचल फायर सर्विसेज में जो ज़्यादातर इनटेक है वो होमगार्ड्स के थ्रू फायर सर्विसेज में आते हैं जी। तो सभी हिमाचल के जो फायर सर्विसमैन हैं उन सब का एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम करने का, जब वो फायर सर्विसेज में आते हैं उसके पहले जी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फायर सर्विस स्टेशन जो है हमारा, उसमें लगभग 20% कॉल्स वैसे भी, मतलब आपदा के अलावा भी जी। नॉर्मल रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए ही आते हैं। 80% कॉल सिर्फ फायर सर्विसेज के लिए आते हैं, 20% कॉल वैसे भी कि कोई लटक गया है, कोई पानी में डूब रहा है, तो फायर सर्विस सेंटर के पास कॉल आता है और वो वहाँ से उसको रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं जी। अलग अलग तरह से फायर सर्विस हमारे फायरमैन इसमें रेस्क्यू एंड रिलीफ में कार्य करते हैं। उनके पास कुछ ऐसा स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है। उसके अलावा पानी को एक तो किसी एरिया से पानी बाहर निकालने के लिए उनके पास साधन है जी। किसी आपको जैसे कई जगह वाटर सप्लाई रिस्टोर करने में जब समय लग रहा था जी। तो उसमें पानी पहुंचाने के लिए, पीने का पानी पहुंचाने के लिए भी जो फायर टेंडर्स हैं उनका इस्तेमाल भी किया गया। जी जी। तो अलग अलग तरीके से ये हमारे फायरमैन ने इसमें रेस्क्यू एंड रिलीफ में कार्य किया। जी, और हमने देखा भी कि किस प्रकार से जो आपके अग्निशमन विभाग में जो लोग कार्यरत हैं, किस प्रकार से उन्होंने रिलीफ ऑपरेशंस को जारी रखा, रेस्क्यू ऑपरेशंस को जारी रखा। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत राकेश जी ये हो गई थी कि जब ये इस प्रकार से प्राकृतिक आपदा आई और इतना सारा पानी बरसा, बट लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, तो कहीं ना कहीं अग्निशमन विभाग ने उस कार्य को काफ़ी अच्छे तरीके से अंजाम लाया। जी,
और हमें थोड़ा इस चीज़ का ये था कि जैसा माहौल था उसमें क्योंकि पानी ही पानी था सब जगह, तो उसमें हमें अग्नि कहीं लगने की संभावना बहुत कम थी जी। तो इसलिए हमने बहुत सारे रिसोर्सेज इस काम के लिए डाइवर्ट किए क्योंकि वो उस समय ज़रूरी था और वो हमारी ड्यूटी भी थी। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि प्राकृतिक आपदा का ये दौर अभी भी जारी है और कहीं ना कहीं जो आईएमडी विभाग है वो ये कह रहा है कि बरसात अभी आगे भी जारी रहेगी, तो खासकर आप उन नागरिकों को क्या कहना चाहेंगे जिनका घर नदी नालों के समीप है या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रोन है लैंडस्लाइड के लिए, तो क्या कोई ऐसी सावधानियाँ हैं जो आम नागरिक हैं हमें भी अपनानी चाहिए? क्योंकि हमेशा ही अगर हम ये देखें कि अग्निशमन विभाग या आप लोग हमारी मदद करेंगे तो आप लोग तो ज़रूर हमारी मदद करेंगे, बट कहीं ना कहीं खुद भी हमें अपनी मदद करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि किसी भी आपदा से निपटने में सर्वप्रथम और पहली भूमिका जो है वो खुद अपने इंसान की है जी। उसके बाद कोई दूसरे की मदद अपेक्षित है। तो मैं नागरिकों से यही अपील करना चाहूँगा कि जनरली ह्यूमन बीइंग्स बहुत इमोशनल होते हैं, तो उनको अपने घर की बाकी सारी चीज़ों से अपने पशुओं से बहुत प्यार होता है और वो चाहते नहीं है कि वो वहाँ से हटे, उसको छोड़ दें, और वो अपने मतलब अपना चांस लेते रहते हैं कि अच्छा अभी और थोड़ा देखता हूँ, अभी और थोड़ा देखता हूँ। तो मैं नागरिकों से यही अपने भाई बहनों से यही अपील करना चाहूँगा कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज़ हैं, उनके पास साइंटिफिक डेटा, साइंटिफिक वार्निंग्स आती हैं, तो वो जो भी इसके बारे में एडवाइजरीज जारी करती हैं उसका वो ठीक तरह से सीरियसली लें और उसका पालन करें। जी। अगर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ये कहती है कि ये एरिया बहुत अभी डेंजरस हो गया है जी। और अभी जो हमारे पास इनपुट्स हैं, इस एरिया में और ज़्यादा बारिश से और ज़्यादा नुकसान होगा और इसमें जान माल का नुकसान हो सकता है जी, तो वो नागरिक जो हैं उस एडवाइजरीज का पालन करें और कुछ दिन के लिए कम से कम अपनी जान को माल से पहले रखें। जी बिल्कुल। माल तो दोबारा इंश्योरेंस चलो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन सरकार की मदद से बन सकता है, और लेकिन जान तो वापस नहीं आ सकती। जान है तो जहान है, जान है तो जो मुहावरा है कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सत्यार्थ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल मत दें, क्योंकि अभी मैंने देखा कुछ व्हाट्सएप वगैरह पे और सोशल मीडिया पे कई बार मुझे पढ़ने को मिलता है DDMA या पुलिस या और भी संस्थाएं जो हैं कुछ न्यूज़ को बोलती है फेक न्यूज़ है जी। और वो फेक क्या न्यूज़ है कि वो कुछ मतलब कि वहाँ भूस्खलन हो रहा है, इतने लोग मर गए हैं, पैनिक फैल रहा है इत्यादि। तो इस तरह की फेक न्यूज़ वगैरह जो है, जो भी ऐसी शैतानी कर रहे हैं, बिल्कुल वो ना करें, क्योंकि अदरवाइज इससे नुकसान अपनी कम्युनिटी का ही होगा। और ऑफ कोर्स अगर ऐसी अफवाहें फैलाने के लिए जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। जी। राकेश जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं सर्च की, हम बात करते हैं रेस्क्यू की, बहुत सारे ऐसे सैलानी थे, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट थे जो लाहौल स्पीति और इस प्रकार के एरियाज़ में फंसे हुए थे, और जब ये प्राकृतिक आपदा आई तो हमने देखा कि बिजली चली गई, कहीं ना कहीं इंटरनेट और बाकी कनेक्टिविटी भी चली गई। तो कैसे आप लोगों ने उनको ट्रैक किया और कैसे उनको सुरक्षित उनके घर पर लेके आए? देखिए, इसमें जब सारे सिस्टम्स डाउन हो जाते हैं, पहली बात तो ये है कि सरकार का जो पहुंच है वो बहुत अच्छी है, काफ़ी विस्तृत भी है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कोना होगा जहां पे सारे कम्युनिकेशंस अगर फेल हो भी जाएं तो वहाँ पे कोई सरकारी दफ्तर या कोई वहाँ आसपास में नहीं होगा जिसके माध्यम से जो है आपदा की स्थिति जो है पूरे कंट्रोल तक पहुँच जाएगी और जहाँ से फिर आगे कदम उठाए जाएंगे। इसमें कई बार इसमें क्या बोलेंगे, इसमें कोइंसिडेंटल भी होता है कि जहाँ पे सैलानी फंसे हुए हैं वहाँ पर कुछ सरकारी अधिकारी भी हो सकता है वहाँ पे मौजूद हों,
तो वही फिर वो वहाँ पे है, क्योंकि होते हैं तो फिर वही आगे रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को हेड करते हैं। जी, और राकेश जी, हमने ये भी देखा कि आपदा की इस घड़ी में कहीं ना कहीं जो हिमाचल के स्थानीय वासी थे, जो स्थानीय निवासी थे, उन्होंने भी पर्यटकों की काफ़ी मदद की, उन्हें अपने घरों में आसरा दिया, उन्हें खाने पीने का प्रबंध किया, तो कहीं ना कहीं वो भी तारीफ़ के काबिल है। बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है। वैसे तो आप देखेंगे कि ये एक नेशनल फिनोमेना है, ये एक राष्ट्रीय स्थिति है। चाहे आप अभी पीछे जो उड़ीसा में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था उसको लें, या आप किसी भी डिज़ास्टर को लें, वहाँ पर जो, क्योंकि सबसे नज़दीक कम्युनिटी के लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, तो सबसे प्रथम जो है मदद करने के लिए वही आते हैं। तो और हिमाचल तो वैसे भी बहुत आदर सत्कार और एक दूसरे की मदद करने वाला प्रदेश है, तो इसलिए नागरिकों से तो बेचारों जितना हो सकता था उससे उन्होंने और ज़्यादा 110% सहयोग दिया है, और इसी सहयोग की हम आगे भी अपेक्षा करते हैं। और ये हमारे लिए भी बहुत बड़े हौसला देता है हमको कि कुल मिला के हमारे नागरिक जो हैं वही हमारे सिपाही हैं। बिल्कुल। राकेश जी, जब हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदा की, हमने देखा कि बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, कई लोगों ने अपने जो डियर वंस थे, नियर वंस थे, उनको भी खोया। तो उनके लिए आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? जिस भी नागरिक ने अपने नियर एंड डियर को खोया है, ये एक बहुत ही दुखद बात है, और इसके लिए मैं उनके साथ बहुत सहानुभूति रखता हूँ। जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है जी, उसके लिए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से उसकी मदद के लिए पहले ही वक्तव्य दे चुके हैं, और माल का, प्रॉपर्टी का रिकंस्ट्रक्शन और ये डेफिनेटली समय आने पर हो जाएगा, अभी शुरू हो गया है। आगे इस तरह की स्थिति में और जान का नुकसान ना हो, इसके लिए नागरिकों से मैं फिर दोबारा अपील करूंगा जी कि वो एडवाइजरीज पर ध्यान दें जी, और अपने आप भी अगर उनको जो भी ठीक लगता है स्थिति से निपटने के लिए वो सब जगह संभव प्रयत्न करें। जी, धन्यवाद। राकेश अग्रवाल जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, और ये जो सराहनीय कार्य आपके द्वारा और आपके विभाग के द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।